मैंने कल तक रूल 17 तक पढ़ा था, एग्जीक्यूशन का ऑर्डर 21 का। आज हम रूल 18 एंड ऑनवर्ड पढ़ते हैं। रूल 18 है एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस डिक्रीज, where applications are made to a court for the execution of a cross decree in separate suits for the payment of two sums of money passed between the same parties and capable of execution at the same time by such court. Where applications are made to court for the execution of cross decrees, ठीक है ना, इन सेपरेट सूट्स, दो सेपरेट सूट है, दोनों में डिक्रीज पास हुई है फॉर द पेमेंट ऑफ टू सम ऑफ मनीज, और वो डिक्रीज क्या है, पेमेंट ऑफ सम के हवाले से, बिटवीन द सेम पार्टीज, पार्टीज भी सेम है, एंड कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम बट बाय सच कोर्ट। और इत्तेफाक ये भी है कि वो कैपेबल है, मीन्स वो एग्जीक्यूट भी सेम टाइम पे और सेम कोर्ट में से ही होना है, ठीक है। और उनकी तरफ से एप्लीकेशन आ गई है कि डिक्री एग्जीक्यूट कराई जाए दोनों पार्टीज की तरफ से। तो अब क्या होगा कि इफ द टू सम्स आर इक्वल, सेटिस्फेक्शन शैल बी एंटर्ड अपॉन बोथ डिक्रीज, क्योंकि पार्टीज सेम है, कोर्ट सेम है जिसने एग्जीक्यूशन करवानी थी, ट्रायल डिफरेंट के सूट्स डिफरेंट है लेकिन पार्टीज सेम है, और दोनों की तरफ से एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन आ गई है, दोनों एग्जीक्यूटेबल है बाय सेम कोर्ट्स। तो अब ये रूल बता रहा है कि कोर्ट, क्योंकि दोनों ने एग्जीक्यूशन की एप्लीकेशन भी मूव की है, तो अगर उनका जो पैसे हैं वो पैसे बराबर हैं तो कोर्ट ऑर्डर पास करेगी कि भाई दोनों बराबर हो गए, सेटिस्फाइड हो गए डिक्री। If the two sums are equal, satisfaction shall be entered, कोर्ट उसमें satisfaction enter कर देगी। If the two sums are unequal, execution may be taken out only by the holder of the decree for the larger sum, and for so much only as remains after deducting the smaller sum, and satisfaction for the smaller sum shall be entered on the decree for the larger sum as well as satisfaction of the decree for the smaller sum। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है कि एक के पैसे ज्यादा है, मसलन एक के पैसे लाख है, दूसरी पार्टी के पैसे जो है वो 50,000 है, तो 50,000 तो दोनों में एडजस्ट हो गए, तो वो डिक्री होल्डर है जिसकी डिक्री है 1 लाख की, जिसने 1 लाख रुपए रिकवर करना है, तो उसके हवाले से कोर्ट ये मेंशन कर देगी, एंटर कर देगी कि इसकी 50,000 तक की डिक्री सेटिस्फाइड हो गई है, और वो 50,000 मीन्स उसमें से डिडक्ट हो गए, कट गए, और वो जिसकी डिक्री, वो डिक्री होल्डर जिसकी डिक्री जो है 50,000 की थी, कोर्ट उसकी डिक्री के हवाले से मेंशन कर देगी कि इसकी डिक्री फुल्ली सेटिस्फाइड हो गई, क्योंकि उसको उसके तो 50,000 एडजस्ट हो गए ना कंप्लीटली। This rule shall be deemed to apply where either party is an assignee of one of the decree, and as well in respect of judgment debts due by the original assigner, as in respect of judgments debt due by the assignee himself। सब रूल 2 बता रहा है कि ये उस सिचुएशन में भी अप्लाई होगा ये उस सूरत में भी अप्लाई होगा जब इनमें से कोई एक असाइनी है, ठीक है ना। मीन्स हमने इससे पिछले जो रूल थे उसमें असाइनी पढ़ा था, असाइनमेंट पढ़ी थी कि ट्रांसफर बाय वे ऑफ असाइनमेंट, ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, तो डिक्री जो है वो ट्रांसफर हुई है बाय असाइनमेंट। तो ऐसी सूरत में भी ये रूल अप्लाई होगा, कौन सा, सेटिस्फेक्शन ऑफ द डिक्री का, जब डिक्रीज जो है वो क्रॉस डिक्रीज है। This rule shall not be deemed to apply unless the decree holder in one of the suit in which the decrees have been made in the judgment debtor
is the judgment debtor in the other and each party fill the same character in both suits. सबसे सब रूल 3 बता रहा है कि ये उस सूरत में ये रूल अप्लाई नहीं होगा जब जो एक सूट में जो डिक्री होल्डर है वो वो डिक्री होल्डर जो एक सूट में जो डिक्री होल्डर है वो अदर सूट में जजमेंट डेप्टर है, क्योंकि पार्टीज तो सेम है ना। ऊपर हम डिस्कस करके आए कि पार्टीज सेम है, ठीक है। तो लिहाजा जब पार्टीज सेम है तो एक डिक्री होल्डर जब अदर सूट में जजमेंट डेप्टर है तो इस सूरत में ये रूल अप्लाई होगा और उनकी डिक्रीज की सेटिस्फेक्शन हो सकेगी। द सम्स ड्यू अंडर डिक्रीज आर डेफिनेट, कि जो पैसे हैं वो डेफिनेट है। डेफिनेट से मतलब 5,000, 50,000, 10,000 इस तरह एक डेफिनेट पैसे हैं, क्लियर पैसे हैं। लेकिन कि मेरे पैसे इतने होते हैं, मेरे हजारों रुपए हैं, या हम जो है यूं कहें कि फसल का शेयर नहीं दिया, अब फसल के शेयर के जितने पैसे होते हैं, तो अब ये डेफिनेट पैसे नहीं है, क्लियर पैसे नहीं है। तो ये रूल उस पर अप्लाई होगा जब पैसे जो है वो डेफिनेट हो। The holder of a decree passed against several persons jointly and severally may treat it as a cross decree in relation to a decree holder passed against him singly in favor of one or more of such persons. के जो सब रूल 4 है ये बता रहा है कि एक शख्स की डिग्री पास हुई है 4-5 लोगों के अगेंस्ट, ठीक है। समझे, 5 लोगों के अगेंस्ट डिग्री पास हुई है और उन 5 में से किसी एक के फेवर में, ठीक है। मीन्स एक सूट है, सूट नंबर 1, उसमें एक शख्स है जो कि डिक्री होल्डर है और 5 जजमेंट डेप्टर है। और दूसरा सूट है सूट नंबर 2, उसमें उन 5 में से कोई एक पर्सन डिक्री होल्डर है और सूट नंबर 1 में जो डिक्री होल्डर है, अब इस सूट नंबर 2 में वो जजमेंट डेप्टर है, ठीक है। तो ऊपर भी हम पढ़ के आए कि जब रूल ये तब अप्लाई होगा, ये डिक्री तब सेटिस्फाइड होंगी जब जो एक सूट में जो जजमेंट डेप्टर डिक्री होल्डर है वो अदर सूट में जजमेंट डेप्टर है, तब ये डिक्री एग्जीक्यूट होगी। अगर ऐसा नहीं है तो ये रूल अप्लाई नहीं होगा। तो अब ये जो लास्ट सब रूल 4 है ये बता रहा है कि जब जजमेंट डेप्टर 4-5 है और कोई एक डिक्री होल्डर है और पहला जो फर्स्ट जो डिक्री होल्डर है वो अदर सूट में जजमेंट डेप्टर है, तो अब ये क्रॉस डिक्रीज कंसिडर होंगी और इनकी भी सेटिस्फेक्शन एडजस्टमेंट हो सकती है, इनकी भी एग्जीक्यूशन हो सकती है। लेकिन ये जो सेटिस्फेक्शन होगी, जो क्योंकि जो 5 में से जो एक सिंगल पर्सन है जो कि डिक्री डिक्री होल्डर है, तो वो डिक्री जो है जस्ट उसकी लायबिलिटी की हद तक होगी, ठीक है। मसलन सूट नंबर 1 में डिक्री होल्डर पर्सन ए डिक्री होल्डर था और उसकी डिक्री है 1 लाख रुपए की अगेंस्ट 5 पर्सन, ABCDE, ठीक है। अब सेकंड सूट में से उनमें से पर्सन ई डिक्री होल्डर है, पर्सन जो फर्स्ट पर्सन था ए, उसके खिलाफ ए क्या एक्स कर देते हैं ना, जिसकी 1 लाख की डिक्री है। अब ये जो पर्सन ई है जो कि फर्स्ट सूट में जजमेंट डेप्टर था, और सेकंड सूट में वो डिक्री होल्डर है और इस पर लायबिलिटी कितनी थी, क्योंकि वो 5 जजमेंट डेप्टर थे, डिक्री 1 लाख की थी, तो हर एक पर समझे यूं कि 20,000 की लायबिलिटी थी। तो अब सेकंड सूट में समझें कि उसकी 20,000 की डिग्री है तो उसने अपनी 20,000 की डिग्री एडजस्ट करवा दी, क्रॉस डिग्री के तौर पर वो ट्रीट होगी।
अगर उसकी समझे 50,000 की डिग्री है तो 20,000 उस समय डिग्री में ट्रीट होकर कट हो गए, एडजस्ट हो गए, सेटिस्फाइड हो गए, और बकाया 30,000 उसको मिलने चाहिए। रूल नंबर 19 में थोड़ी डिफरेंट सिचुएशन है कि एग्जीक्यूशन इन केस ऑफ क्रॉस क्लेम्स अंडर सेम डिग्री। 18 में था क्या, एग्जीक्यूशन थी के क्रॉस डिक्रीज की, मुख्तलिफ डिक्रीज की, और इसमें क्रॉस क्लेम और डिक्री सेम है। Where application is made to a court for the execution of a decree under which two parties are entitled to recover sums of money from each other। ठीक है, एक ही डिक्री पास की गई है, पास हुई है, उस एक ही डिक्री में जो पार्टीज हैं, दो पार्टीज हैं, वो एंटाइटल है एक दूसरे से पैसे रिसीव करने के लिए। ठीक है, क्रॉस क्लेम्स हैं, डिक्री तो एक है। If the two sums are equal, satisfaction for both shall be entered upon the decree। अगर दोनों के पैसे बराबर है तो सेटिस्फेक्शन एंटर कर दी जाएगी कि बराबर हो गए पैसे। If the two sums are unequal, execution may be taken out only by the party entitled to the larger sum, and for so much only as remains after deducting the smaller sum, and satisfaction for the smaller sum shall be entered upon the decree। लेकिन दोनों पार्टीज के पैसे अगर बराबर नहीं है, एक के ज्यादा है एक के कम है, तो जिसके ज्यादा है वो बकाया पैसे लेने का है, हकदार है, वो एग्जीक्यूट होगी। जिसका एग्जांपल हम यूं लेते हैं कि एक के 1 लाख रुपए, दूसरे के 50,000 है, तो 50,000 तो एडजस्ट हो गया, तो 1 लाख वाले के बकाया 50,000 रह गए, वो डिक्री एग्जीक्यूट होगी। जबकि जिसके 50,000 थे उसके हवाले से कोर्ट एंटर कर देगी, मेंशन कर देगी कि इसकी डिक्री फुल्ली सेटिस्फाइड होगी, इसके 50,000 रुपए एडजस्ट हो गए क्लेम में। रूल नंबर 20, क्रॉस डिक्रीज एंड क्रॉस क्लेम्स इन मॉर्गेज सूट। The provisions contained in Rule 18 and 19 shall apply to decrees for sale and enforcement of a mortgage or charge। कि जो मॉर्गेज वाला सूट है, उस मॉर्गेज वाले सूट में जो मॉर्गेज की जो प्रॉपर्टी है उसकी सेल करने की जो डिक्री पास की गई है, ठीक है, तो उस हवाले से भी ये जो रूल 18 और 19 है ये उस पर अप्लाई होंगे। 21 रूल में है कि साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन, द कोर्ट में in its discretion refuse execution at the same time against the person and property of the judgment debtor। कि कोर्ट अपनी डिस्क्रिशन पर रिफ्यूज कर सकती है एग्जीक्यूशन एट द सेम टाइम अगेंस्ट द पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेप्टर। पर्सन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द जजमेंट डेप्टर से मतलब है कि जो डिक्री एग्जीक्यूट होना है वो पर्सन के खिलाफ भी और पर्सन की जो प्रॉपर्टी। तो ये रूल बता रहा है कि कोर्ट इस बात से रिफ्यूज कर सकती है, इनकार कर सकती है कि जो एग्जीक्यूशन हो वो साइमल्टेनियसली दोनों तरह से हो, कि बंदे के खिलाफ भी हो और बंदे की प्रॉपर्टी के खिलाफ भी हो। हमने रूल 11 में पढ़ा था कि जो डिक्री होल्डर है वो कोर्ट में अप्लाई करेगा फॉर द एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री, और उसमें तरीका भी बताएगा कि वो किस तरह से कोर्ट की हेल्प चाहता है, किस तरह से डिक्री की एग्जीक्यूशन चाहता है। मसलन प्रॉपर्टी की अटैचमेंट या सेल, या जजमेंट डेप्टर को गिरफ्तार करा के, तो वो उसमें मेंशन करेगा ना। तो अब 21 रूल बता रहा है कि कोर्ट साइमल्टेनियसली दोनों बातें एग्जीक्यूट करने से रिफ्यूज कर सकती है। दोनों कैसे, मसलन के बंदे को भी गिरफ्तार किया जाए और बंदे की जो प्रॉपर्टी है उसको भी अटैच करके करें की जाए, सेल किया जाए। तो इन दोनों बातों से इनकार कर सकती है, कोई भी एक अप्लाई कर सकती है।
आते हैं हम रूल नंबर 22 पे कि नोटिस टू शो कॉज अगेंस्ट एग्जीक्यूशन इन सर्टेन केसेस where an application for execution is made more than 1 year after the date of the decree कि एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन मूव की गई है वो डिक्री के 1 साल के बाद मूव की गई है against the legal representative of a party to the decree or where an application is made for execution of a decree filed under the provisions of section 44A, the court executing the decree shall issue a notice to the person against whom execution is applied for requiring him to show cause on a date to be fixed why the decree should not be executed against him. एक तो ये बात थी कि क्लास 1 में कि डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए डिक्री के 1 साल के बाद अप्लाई किया गया है सेकेंडली के अगेंस्ट द लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ए पार्टी टू द डिक्री डिक्री में जो पार्टी था उसके जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है उनके खिलाफ अप्लाई किया गया एग्जीक्यूशन के लिए या ये कि सेक्शन 44A के तहत डिक्री की एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया गया है लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया गया है या सेक्शन 44A के तहत एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन फाइल की गई है तो अब क्लास बी क्या बता रही है द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री शैल इशू ए नोटिस टू द पर्सन अगेंस्ट होम एग्जीक्यूशन इज अप्लाइड कि जिनके खिलाफ एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई किया गया है कोर्ट उनको नोटिस देगी फॉर रिक्वायरिंग टू शो कॉज ऑन ए डेट टू बी फिक्स्ड व्हाई द डिक्री शुड नॉट बी एग्जीक्यूटेड उनको नोटिस देगी कि वो कोर्ट में आए और बताएं कि क्यों ना डिक्री एग्जीक्यूट की जाए provided that no such notice shall be necessary in consequence of more than 1 year having elapsed between the date of the decree and the application for execution. If the application is made within 1 year from the date of the last order against the party against whom execution is applied for. Made on any previous application for execution के इस सूरत में नोटिस देने की भी जरूरत नहीं है जब डिक्री होल्डर ने एग्जीक्यूशन के लिए एप्लीकेशन मूव की और कोर्ट ने उस पर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर भी किया है or in consequence of the application being made against the legal representatives of the judgment debtor या ये कि जो एग्जीक्यूशन की जो एप्लीकेशन थी जजमेंट डेप्टर के जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनके खिलाफ एग्जीक्यूशन के लिए थी if upon a previous application for execution against the same person the court has ordered execution to issue against him कि कोर्ट ने वो जो प्रीवियस एप्लीकेशन थी उन पर ऑर्डर किया था एग्जीक्यूशन का ठीक है और ऑलरेडी ऑर्डर किया हुआ है अब एक और एप्लीकेशन आ गई है सेम मकसद के लिए एग्जीक्यूशन के ही लिए तो ऐसी सूरत में कि क्योंकि कोर्ट ने पहले ही उस पर एग्जीक्यूशन का ऑर्डर किया हुआ है तो यूं समझे कि अगर उन्होंने कोई ऑब्जेक्शन वगैरह उस वक्त तक रेज नहीं किया तो अब ये प्रोविजो में बताया गया है कि ऐसी सूरत में उनको दोबारा नोटिस देने की जरूरत नहीं है Nothing in the foregoing rule shall be deemed to preclude the court from issuing any process in execution of a decree without issuing the notice thereby prescribed. If for reason to be recorded, it considered that the issue of such notice would cause unreasonable delay or would defeat the ends of justice.
सब रूल 2 बता रहा है कि कोर्ट जो है बगैर नोटिस दिए भी एग्जीक्यूशन का प्रोसेस इशू कर सकती है। अगर कोर्ट समझती है कि ये नोटिस वाले जो प्रोसेस है, नोटिस वाले प्रोसेस देने से अनरीजनेबल डिले होगी और ये कि इंसाफ की तकाज़ाएं पूरी नहीं होगी, तो ऐसी सूरत में कोर्ट नोटिस दिए बिना ही ये एग्जीक्यूशन का प्रोसेस इनिशिएट कर सकती है। Next rule 23, procedure after issue of notice. Where the person to whom notice is issued under the last preceding rule does not appear or does not show cause to the satisfaction of the court why the decree should not be executed, the court shall order the decree to be executed. रूल 32 में बात थी नोटिस की। अब कोर्ट ने नोटिस भी दिया, तो नोटिस के जवाब में वो पार्टी या पर्सन जो है वो अपियर नहीं हुआ, या अपियर हुआ तो कोई उसने जवाब वगैरह दाखिल नहीं किया कराया कोर्ट की सेटिस्फेक्शन लिए के लिए कि क्यों न डिक्री एग्जीक्यूट क्यों न की जाए, ठीक है ना। तो ऐसी सूरत में कोर्ट ऑर्डर कर देगी कि डिक्री को एग्जीक्यूट कर दिया जाए। Where such person offers any objection to the execution of the decree, the court shall consider such objection and make such order as it thinks fit. लेकिन अगर वो पार्टी वो पर्सन डिक्री के एग्जीक्यूशन पर कोई ऑब्जेक्शन रेज करता है तो कोर्ट उन ऑब्जेक्शन पर गौर करेगी और उसके बाद एक मुनासिब ऑर्डर पास करेगी। ट्वेंटी थ्री ए रूल में है कि डिपॉजिट ऑफ डिक्रीटल अमाउंट। रूल 22 में था नोटिस ऑब्जेक्शन के हवाले से, रूल 23 में था कि ऑब्जेक्शन नहीं आया तो कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया एग्जीक्यूशन का, और ऑब्जेक्शन आया तो कोर्ट उसको कंसीडर करेगी। अब ऑब्जेक्शन आ गया, रूल 23 ए में कह रहा है कि an objection by the judgment debtor to the execution of a decree shall not be considered by the court, के एग्जीक्यूशन के हवाले से जो ऑब्जेक्शन है उस पर कोर्ट उस वक्त तक गौर नहीं करेगी जब तक in the case of a decree for the payment of money, he either deposits the decretal amount in court or furnish security for its payment. कि अगर डिक्री थी फॉर द पेमेंट ऑफ अमाउंट, पैसों की अदायगी के लिए डिक्री थी, तो ऐसी सूरत में उसने जो कि ऑब्जेक्शन रेज कर रहा है एग्जीक्यूशन पर, उसने वो पैसे कोर्ट में जमा न कराए हों तब तक उसके एतराज़ात पर गौर नहीं किया जाएगा। और अगर डिक्री कोई और है, पैसों के अलावा किसी और मैटर पर डिक्री है, तो ऐसी सूरत में कोर्ट में वो सिक्योरिटी दे। सारी डिक्री है फॉर पेमेंट ऑफ मनी, तो या तो वो पैसे डिपॉजिट कराए या पैसों की अदायगी के लिए सिक्योरिटी दे। और इन द केस ऑफ एनी अदर डिक्री फर्निश सिक्योरिटी फॉर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ द डिक्री। और ये बात जो है सब क्लास बी में बताई गई है कि किसी और मामले में डिक्री की सूरत में वो डिक्री की परफॉर्मेंस के लिए कोर्ट में सिक्योरिटी जमा कराए तभी उसके ऑब्जेक्शन पर गौर होगा, अदरवाइज उसके ऑब्जेक्शन पर गौर नहीं होगा। रूल 24 में अब बताया जा रहा है कि प्रोसेस फॉर एग्जीक्यूशन कि when the preliminary measures if any required by the foregoing rules have been taken, कि जो जो पिछले जो रूल जो पढ़ के हम आए हैं उन रूल के तहत जो रिक्वायरमेंट थी उन रिक्वायरमेंट्स के हवाले से शुरुआती तौर पर इकदाम उठाए गए हैं कोर्ट की तरफ से। The court shall, unless it sees cause to contrary, issue it process for the execution of the decree. तो कोर्ट अगर उसमें समझती है कि कोई रुकावट नहीं है
तो डिक्री की एग्जीक्यूशन का प्रोसेस इनिशिएट कर देगी कि डिक्री एग्जीक्यूट कराई जाए। एवरी सच प्रोसेस शैल बियर डेट द डे ऑन विच इट इज इशूड। जो भी प्रोसेस इशू किया जाता है कोर्ट की तरफ से, उस पर डे एंड टाइम उस पर मेंशन होगा जिस दिन वो इशू है, and shall be signed by the judge or such officer as the court may appoint in this behalf। और जज या कोर्ट का कोई ऑफिसर जो कि इस पर्पस के लिए अपॉइंटेड हो वो उस पर साइन करेगा। एंड शैल बी सील्ड विथ द सील ऑफ द कोर्ट एंड डिलीवर टू द प्रॉपर ऑफिसर टू बी एग्जीक्यूटेड। और उस पर कोर्ट की सील लगाई जाएगी और प्रॉपर जो ऑफिसर है उसको एग्जीक्यूशन के लिए दे दिया जाएगा प्रोसेस। In every such process, a day shall be specified on or before which it shall be executed। और उस प्रोसेस में डे स्पेसिफाई होगा कि इस डे पर या उस डे तक इस डिक्री को एग्जीक्यूट किया जाना चाहिए। लास्ट हम 25 रूल पढ़ के स्टॉप करेंगे आज की क्लास। 25 रूल एंडोर्समेंट ऑन प्रोसेस। The officer entrusted with the execution of the process shall endorse thereon the day on and the manner in which it was executed। अब उस ऑफिसर जिसको ये प्रोसेस मिला, यूं समझे कि उसने डिक्री एग्जीक्यूट कर दी तो वो उस पर मेंशन करेगा कि कौन से दिन और तारीख पर उसने ये डिक्री जो है वो एग्जीक्यूट कर दी। And if the last day specified in the process for the return thereof has been exceeded, the reasons of the delay। और अगर वो जो आखिरी तारीख उस प्रोसेस में मेंशन थी एग्जीक्यूशन उससे बाद हुई है, डिले करके हुई है, तो उस पर रीजन भी मेंशन करेगा। और इफ इट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड द रीजन व्हाई इट वाज नॉट एग्जीक्यूटेड। और अगर डिक्री एग्जीक्यूट नहीं हुई उस प्रोसेस के तहत तो क्यों नहीं एग्जीक्यूट की उसकी वजह बताएगा। एंड शैल रिटर्न द प्रोसेस विद सच एंडोर्समेंट टू द कोर्ट। और इस एंडोर्समेंट के साथ वो प्रोसेस कोर्ट में वापस जमा कराएगा। Where the endorsement is to the effect that such officer is unable to execute the process, the court shall examine him touching his alleged inability and may, if it thinks fit, summon and examine witnesses as to such inability and shall record the result। अगर एंडोर्समेंट ये थी कि उसने उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं किया, ठीक है, मीन्स डिक्री एग्जीक्यूट नहीं की, तो कोर्ट इस ऑफिसर को एग्जामिन करेगी उसकी इनएबिलिटी के हवाले से कि क्यों नहीं की, और उससे कनेक्टेड अगर वो ज़रूरी समझे तो समन एंड एग्जामिन विटनेसेस एज टू सच इनएबिलिटी। विटनेसेस को बुला सकती है और विटनेसेस को बुलाकर उनको एग्जामिन कर सकती है और उसका जो नतीजा निकले वो रिकॉर्ड करेगी, उस पर मेंशन करेगी। मसलन इनएबिलिटी ये है कि उसने प्रोसेस ऑफिसर ने आके कोर्ट में कहा कि भाई वहाँ लोगों ने फसाद कर दिया, इसको मारा पीटा, यरगमाल बना लिया वगैरह वगैरह, लिहाजा थ्रेट है, सिक्योरिटी का मसला है, ये रीज़न है। तो ये एनेबिलिटी और इस एनेबिलिटी के वाकई भाई ये सही बोल रहा है या ऐसे ही, तो वहाँ के जो कुछ जो विटनेसेस है उनको विटनेसेस को कॉल करके उनकी भी एविडेंस रिकॉर्ड करेगी। हम यहाँ पर स्टॉप करेंगे। आपका सवाल हो तो आप सवाल पूछें। सवाल नहीं है? गवर्नमेंट ऑफिसर भी सर्टेन केसेस में हो सकता है डिग्री के एग्जीक्यूशन के लिए। गवर्नमेंट ऑफिसर से मतलब डीसीए, एसीए, इस तरह से कोई पुलिस ऑफिसर भी हो सकता है, ठीक है, लेकिन कोर्ट कोर्ट का जो ऑफिसर है वो ज़्यादा प्रेफर्ड है। ये एसी या डीसी या मुख्तियार या पुलिस ऑफिसर, ये डिपेंड करता है ज़रूरत के बिना पर।
ऐसा अलबत्ता हो सकता है कि उनको कहा जाए कि कोर्ट के ऑफिसर की मदद की जाए। मसलन सिक्योरिटी का मसला है, कोर्ट का ऑफिसर डिक्री एग्जीक्यूट करने के लिए जा रहा है, वहां पर सिक्योरिटी का मसला है, और सिक्योरिटी का मसला है तो मदद कहाँ कौन करेगा? पुलिस करेगी। तो पुलिस को डायरेक्ट किया जा सकता है कि इसकी मदद करें। इस तरह से उनकी मेयरमेंट के हवाले से कोई इशू है तो जो रेवेन्यू ऑफिसर है उनको डायरेक्ट किया जा सकता है कि इस कोर्ट ऑफिसर की मदद की जाए। सर जी। जी सर एजाज। रिजल्ट के हवाले से सवाल था। हाँ, मूं हर बार तव्हांखे ॿुधायो त हिन साल अची वेंदी रिज़ल्ट इंशाल्लाह ताला। अच्छा सर, इन साल में हिकिड़ो महीनो आहे, न वेट कयूं हाँ, अञा। इंशाल्लाह हिन महीने में अची वेंदी, दुआ कजो। अच्छा सर, हाँ जी, तो हर वक्त दुआ है, हर नमाज में दुआ था कयो। इहा ॻाल्हि आहे। ॿियो को सवाल? ठीक है सर, केसि ताईं एक्सपेक्टेड आहे सर? जी, 31 दिसंबर ताईं। ठीक है सर। ठीक है। ठीक है सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।